Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah and it's a wonder that we are here. भाई हम कहाँ से शुरू करें? हम आपको बताना चाहते हैं अपनी आंखों देखा हाल और ऑब्वियसली हम इस शहर में रहते हैं, बहुत बड़े सालों से रहते हैं और ये सिचुएशन हम देखते रहते हैं। सो हम वी वर जस्ट वंडरिंग अभी आते हुए जब हम वीडियोस बना रहे थे कि स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं और क्या क्या हो रहा है। शुरू कहाँ से किया जाए? शुरू वहाँ से किया जाए जब अपने घरों से निकलते हैं तो पगडंडियाँ तलाश करते हैं या फिर वो जो सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं ना, वो घरों के बाहर। वैसे तो अब पानी में घूमने की आदत सी हो गई है 2-3 दिन से, लेकिन अदरवाइज ऑफिस जाना है, ज़ाहिर जूते वगैरह भी पहने होते हैं। सो वो सीमेंट के ब्लॉक ढूंढते हैं, उसके जरिए एक मसनूई रास्ता तैयार किया जाता है गाड़ी तक एक्सेस लेने के लिए। बिल्कुल, आज एक्चुअली ये लिटरली आज हुआ है बिकॉज गाड़ी तो चले एक बड़ी सी आ गई थी ऑफिस की तरफ से, लेकिन मैं वाकई अपने घर से गेट से बाहर नहीं निकल सकती थी बिकॉज एक ऐसा तालाब था कि अगर वो ब्लॉक्स जिनकी आप बात कर रहे हैं अगर वो ना रखे होते तो आई वुड हैव बीन वेस्ट डीप इन वाटर। मतलब ये हमारे घरों के बाहर ये हाल है। ये आप कुछ मनाजिर तो हम आपको दिखा रहे हैं और लेटेस्ट तो हम अभी रास्ते में देखते हुए आए हैं कि लोग बड़ी मुश्किल में है। मतलब ऑब्वियसली वैसे तो इट इज़ अभी सिंध में तो पब्लिक हॉलीडे कराची और हैदराबाद में अनाउंस की हुई है, लेकिन स्टिल पीपल हैव टू गो आउट। अच्छा, जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने वजात खुद बारिश रुकने की दुआएं की हैं जब सुबह फजर के वक्त मतलब सूरत हाल देखी कि बारिश कल सुबह से हो रही है और मुसलसल तवातुर के साथ एक सेकंड के लिए भी रुके बगैर हुए चली जा रही है। कभी मोतदिल, कभी तेज़, कभी मोतदिल, कभी तेज़। मतलब वाकई हाथ उठ गए थे दुआओं में कि अल्लाह ताला अब बस कर दे। अब हम लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी बारिश की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। खैर खुदा का शुक्र है कि ऑल्दो बहुत से इलाके बिजली की फराहमी के सिलसिले में मुतासर हुए, लेकिन हमारे यहाँ बिजली आती रही तो तकलीफ कुछ कम रही। बहुत जगह हम ये पता कर रहे थे क्योंकि ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि इतनी बारिश और बिजली कैसे आ रही है। जहाँ बहुत सी जगहों की बिजली वाकई चली गई और बहुत घंटों नहीं थी, वहाँ बहुत ज़्यादा जगहों की थी भी। तो उस निज़ाम में शायद थोड़ी बहुत बेहतरी आई है, हम कह सकते हैं, बिकॉज हम बहुत से लोगों से पूछ भी रहे थे क्योंकि वही होता है ना, जब इतनी बारिश हो रही हो तो आप एक दूसरे को कॉल करना स्टार्ट हो जाते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं कि भाई तुम लोगों के सिचुएशन अपडेट। जिस तरह मैंने आपको भी कल एक मैसेज भेजा था तो हम ऑफिस में भी पता कर रहे थे जो डिफरेंट इलाकों से लोग आ रहे हैं। तो पानी तो हर जगह है जी, बारिश तो पूरे कराची पे हुई है। और कराची तौर पर डिफेंस क्लिफ्टन आपको पता है डूबी जाता है, इस मरतबा भी डूबा। नॉर्थ कराची के इलाके बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। गुलशन ब्लॉक 1 वगैरह में सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है। जो कराची डाउनटाउन के इलाके हैं जैसे कि आर्ट्स काउंसिल, प्रेस क्लब का इलाका, यहाँ बड़े बड़े होटल्स, मोविन पेक, पीसी के सामने की रोड, सीएम हाउस के सामने की रोड, यहाँ पर बहुत पानी है। सो चुंदरेगर रोड पे इटसेल्फ इतना पानी नहीं है, लेकिन चुंदरेगर रोड को अप्रोच जो करते हैं रास्ते, वहाँ पर बहुत पानी है। सो इज्तनाब कीजिए। मैं हमेशा मुझे लगता है कि डीएचए हैज़ टू बी द वर्स्ट अफेक्टेड। मतलब बुखारी चले जाएं, निशात चले जाए, शहबाज, तो वहाँ तो उन्होंने बड़ी बड़ी बसें खड़ी की हुई हैं कि आप बंद कर दी हैं सड़कें कि आप इधर से क्रॉस ना कीजिए क्योंकि आपकी गाड़ी तो 100% फंसेगी। तो उन्होंने वो ब्लॉक कर दिया जगह। तो आपको ऐसी भी ऑब्वियसली बहुत सी रोड्स हैं, बहुत सी शाहराएं हैं जो बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ तो डूबने का आलम है। इतना बुरा हाल है। सो इसको अब हम वी वांट टू ट्रांसलेट इट इनटू। मेरी बात सुने, ये तो एक स्टेटेड फैक्ट है। एक आबादी जो बगैर किसी सीवेज के निज़ाम के, सीवेज नहीं, बगैर बरसाती पानी के निकालने के निकास के बनी है, उसमें आर्टिफिशियली बाद में अगर वो ठोंसा जाएगा या बाद सड़कों को खोद के बीच में से नाले डाल दिए जाएंगे तो वो निज़ाम कितना ही इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, खलीकुज़्ज़मान रोड तो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। पीपल हु आर फेमिलियर विद कराची कैन नॉट इवन इमेजिन कि वहाँ क्या हाल है, क्योंकि हम उसकी एक साइड की दूसरी साइड पे ही अभी ऑफिस आ रहे थे और हम साइड पे देख रहे थे कि ये हुआ क्या है। मतलब कितना डीप वो पानी था और चलता चला जा रहा था, वो पूरी रोड ही संकन है। इट लुक्स लाइक इट। सो बात वही है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर कराची जिसके पास वसाइल हो भी तो पूरे शहर का निज़ाम किस तरह चलाया जा सकता है। लोकल बॉडीज़ का निज़ाम, हर मोहल्ले की सतह पर एक नुमाइंदा होना, एक काउंसलर होना, एक रिप्रेजेंटेटिव होना जिसको अपने इलाके के वसाइल का पता हो, जिसके पास भी वसाइल हों, जो अपने इलाके के मसाइल को जानकर उनका हल तलाश कर सके। ये निज़ाम, शहरों का निज़ाम लोकल गवर्नमेंट की सतह पर चलाए बगैर नहीं चल सकता। ये स्टेटेड फैक्ट है। आप 85 इस शहर पर एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें, ये निज़ाम जब तक मोहल्ले की सतह पर, इलाके की सतह पर नहीं पावर जाएगी तब तक इस शहर का निज़ाम या दुनिया के किसी भी शहर का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ पावर की बात कर रहे थे हम,
तो आज बड़ा फैसला, लेट्स सी, बड़ी समात तो है एटलीस्ट, और पीडीएम ने अदम एतमाद का इजहार करते हुए एक फुल कोर्ट बनाने की, फुल बेंच बनाने की इस्तदाद जो है वो बाकायदा तौर पर दायर की जाएगी अपेरेंटली, मोस्ट प्रोबेबली। इस सिलसिले में कल सारा दिन, परसों सारा दिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो अब्दुल्ला दोनों साइडें ही ये डिमांड कर रही हैं। आपको पता है कि पहले तो पीटीआई की तो ये डिमांड थी, लेकिन अब अगर आप पीडीएम को भी देखा जाए तो उनकी साइड से भी यही डिमांड है कि फुल बेंच होना चाहिए। पीडीएम की साइड से तो ज्यादा पुरजोर डिमांड है। ऑब्वियसली उन्होंने तो प्रूव करना है कि ठीक ही हुआ है जो हुआ है, बट एनीवे जी ये सारी बातें हम करेंगे और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आ गई हैं। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हैं, क्या पहले हम उनसे बात कर लें? जी बिल्कुल, ज़हीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर मेट ऑफिस। ज़हीर अहमद बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, ये स्पेल जो चल रहा है पिछले 2 दिनों से, जिसकी फोरकास्ट थी, क्योंकि जुमे को जब हमारा शो हुआ था तो हमारी सरदार सरफराज साहब से भी बात हो रही थी, ये कब तक चलेगा? बिकॉज अब तो लगता है अभी एक छोटा सा पॉज हमें नज़र आ रहा है। अगर हम अपनी बाकी ऐप्स वगैरह देखें जहाँ से अब दुनिया अपने ऐप्स पे ही देखती है, फोरकास्ट तो ये तो बताया जा रहा है कि आज भी होगा और कल भी। जी बिल्कुल, वेदर सिस्टम तो अभी भी कराची और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में मौजूद है, और लेकिन जो इंटेंस स्पेल था वो आज रात को गुजर गया है। वेदर सिस्टम मौजूद है और उसकी वजह से अभी भी कराची और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में चांसेस हैं कि आज भी रेनफॉल के, लेकिन कल से जो है वो बतदरीज तौर पे ये वेदर सिस्टम डिटीरिएट कर जाएगा, वेस्टवर्ड्स मूव करेगा और फिर सिंध बलोचिस्तान कोस्ट जो है उसके अलॉन्ग मूव करता हुआ फिर हमारे रीजन से निकल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये इत्तलात थी, बाद सैटेलाइट इमेजेस भी मैंने देखे, ऐसा लग रहा था कि वेस्टवर्ड्स मूव करना या तो शुरू हो गया है। वो जो गहरे स्याह बादलों के साए थे कराची शहर पे, वो क्या टल गए हैं या अभी है कुछ घंटे इंतजार? नहीं, अभी है, आज भी वेदर सिस्टम मौजूद है, क्योंकि जो क्लाउड मैस है वो तो वेस्टवर्ड्स मूव कर रहा है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी दोबारा डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। तो एज सच वेदर सिस्टम अभी भी कराची में मौजूद है, आज भी चांसेस हैं रेनफॉल के कराची और उसके सराउंडिंग एरियाज में, लेकिन इंशाल्लाह कल से जो है ये काफ़ी हद तक वेदर सिस्टम जो है वो डिटीरिएट कर जाएगा। डॉक्टर साहब, ये कहना सही होगा दैट द वर्स्ट इज ओवर? जी बिल्कुल, बिल्कुल वर्स्ट इज़ ओवर, लेकिन ये है कि आज भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में शावर्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड है कराची में। अभी भी कराची इसके सराउंडिंग एरियाज़ में सैटेलाइट पिक्चर्स में मॉडल्स जो हैं, वेदर मॉडल्स, दे आर इंडिकेटिंग के बारिश के चांसेस आज भी हैं और आइसोलेटेड पॉकेट्स में शावर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, जुलाई मतलब अब तकरीबन जो है वो टुवर्ड्स द एंड है, सो ये मॉनसून का सिलसिला, इतनी शदीद बारिशों की नज़र मामला कब तक रहेगा? अगस्त भी क्या ऐसा ही रहेगा या फिर अभी ये मॉनसून का ज़रा तगड़ा स्पेल आखिरी था? देखिए, मॉनसून स्पेल जो है वो जुलाई और अगस्त जो है वो पीक मॉनसून रेनफॉल के सीज़न होते हैं पूरे पाकिस्तान में, और इस दफ़ा जुलाई जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस गुजरा है, और उम्मीद तो यही है कि जुलाई के एंड के बाद फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में मॉनसून थोड़ा सा कम एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अगस्त पूरा, जुलाई, अगस्त, इवन मिड सितंबर तक जो है वो मॉनसून रेनफॉल्स जो हैं वो पाकिस्तान में दाखिल होती रहती हैं, लेकिन मिड सितंबर के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रिट्रीव करना शुरू कर देती हैं और मॉनसून सीज़न जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, एक स्पेल का, जी बलूचिस्तान की बात करते हैं। फाइनली एक और स्पेल की बात हो रही थी, जुमे को जब हम बात कर रहे थे तो कुछ 28th का भी जिक्र हो रहा था। आज तो ऑब्वियसली आपको पता ही है 25th है, तो 2-3 दिन बाद का भी जिक्र था कि एक और इंटेंस स्पेल होगा। कोई ऐसी बात है या वो भी टल गया? नहीं, सच फिलहाल तो ये कराची हमारे सदर्न हाफ जो है, जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान के ज़्यादातर हिस्से हैं, साउथ पंजाब है, इसको इफेक्ट कर रहा था। ये सिस्टम जब कल से वेस्टवर्ड्स मूव कर जाएगा और डिटीरिएट करेगा तो फिर दोबारा वेदर सिस्टम जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करेगा और फिर हमारे नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री जो है उसमें चांसेस हैं 28, 29 को, लेकिन सदर्न हाफ में इतना सिग्निफिकेंट चांसेस नहीं है। डॉक्टर साहब, बाकी मुल्क में भी सर्टनली बहुत बारिशें हुई हैं, बलूचिस्तान में तो तबाही भी बहुत ज़्यादा हुई है, सो वहाँ की कुछ रिपोर्ट्स आप तक मौसूल हुई हैं? और ये भी बताइए कि कराची की फिगर्स क्या हैं, गुज़श्ता 24 घंटों में कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, ताकि ज़रा अंदाज़ा लगाएं ना हम कि कितनी ही हम सह चुके हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बलूचिस्तान और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में अब सिस्टम क्योंकि वेस्टवर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो अब जो मेन इफेक्टिव एरियाज़ होंगे वो बलूचिस्तान के होंगे, उसके साइली पट्टी होगी, उसके अलावा लसपेला वगैरह के इलाके, तो पूरा बलूचिस्तान जो है अब वेस्टवर्ड्स मूव करते हुए सिस्टम के
इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाएगा। और फिर ऑलमोस्ट 28 तक जो है ये वेदर सिस्टम बलूचिस्तान से भी निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर जो क्योंकि मानसून सीज़न है तो ऑन एंड ऑफ रेनफॉल स्पेल्स जो हैं जुलाई, अगस्त और फिर इवन मिड सितंबर तक जो है ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी रहेंगे। जहाँ तक रेनफॉल का ताल्लुक है, कराची और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में PF बेस मसरूर में जो है वो 204 मिलीमीटर बारिश हुई है, किमाड़ी में 188, सदर के इलाके में 164 मिलीमीटर, इसी तरह सुरजानी टाउन में 157, गुलशन हदीद में 154 है। तो ये इस तरह की फिगर्स हैं तमाम के तमाम कराची के एरियाज़ में। इसी तरह बदीन में जो है अब तक 219 मिलीमीटर जो है वो बारिश हो चुकी है, बदीन में 219। अच्छा, एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब, फॉर पीपल हु आर जस्ट जॉइनिंग अस, एक दफ़ा फिर ज़रा बता दें कि जो अभी करंट स्पेल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कल और परसों हमने देखा है, ये अब ख़त्म हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, और इसके बाद हम इतना इंटेंस शायद इतना नहीं देखेंगे। जी बिल्कुल, आज के बाद से आज भी हैं कराची और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में चांसेस रेनफॉल के, और आइसोलेटेड हैवी कुछ शावर्स भी हो सकते हैं। लेकिन आज के बाद से फिर वेदर सिस्टम वेस्टवर्ड्स मूव करना शुरू करेगा और होपफुली जो इंटेंस रेनफॉल था वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ऑल राइट, और बाकी मुल्क की क्या सूरत हाल रहेगी? मैदानी इलाके पर्टिकुलरली लाहौर, इसके गिरदोनवा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी वगैरह? जो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री है, जिसमें खैब पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाके हैं, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें भी चांसेस हैं। लाहौर के सराउंडिंग एरियाज़ में भी रेनफॉल के चांसेस हैं नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर। और क्योंकि मानसून सीज़न है और ऑन एंड ऑफ स्पेल्स हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के गिरदोनवा में भी कल बारिश हुई है, लाहौर में भी बारिश हुई, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो है ये रेनफॉल स्पेल जो है वो वक्फे से जारी है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर साहब। और मुझे तो ये बड़ी खुशखबरी ही मैं इसको कहूँगी, उनका ये कह देना कि ये जो हैवी पार्ट ऑफ दिस स्पेल था दैट इज़ ओवर, और अभी भी हम शावर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइट टू मॉडरेट शावर्स वो बता रहे हैं आज भी और कल भी, बट द वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर। और इससे ज़्यादा साथ एक मेरा ख्याल है कि दुआ भी करनी चाहिए खुदा से कि बस हमने देख ली बात। अच्छा, पता है क्या, एक जरा टेंशन मुझे पूरे 2 सालों के लिए हो गई है कि बलूचिस्तान की तरफ अभी ये सिस्टम बढ़ रहा है। यही सिस्टम जिसने कराची में तबाही मचाई है, बलूचिस्तान की तरफ ये सिस्टम अभी बढ़ रहा है और 28 तक बलूचिस्तान में इतनी ही शिद्दत से ये बारिश बरसाएगा। सो बलूचिस्तान पहले ही आपको बताने की क्या ज़रूरत है, क्या हालात है वहाँ पर। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सच कोई इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, बहुत से इलाकों में अभी तक लोग फंसे हुए हैं। सो बलूचिस्तान में हम दोबारा से वार्निंग दे रहे हैं, जो भी एग्जिस्टिंग हुकूमत है और जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोग हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, ज़रा बलूचिस्तान पे ख़ास निगाह करम हो, क्योंकि वहाँ पे लोगों की पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। सो अब ये बारिशें और तबाही मचा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एब्सोल्युटली डज नॉट सपोर्ट कि इस किस्म की कोई और तबाही देखी जाए, बिकॉज वहाँ तो वैसे ही इतना कुछ रीबिल्ड और बिल्ड करने की ज़रूरत है कि ऊपर से अगर बारिशों की भी तबाही हो तो इट टेक्स इट बैक मेरा ख्याल है 20 ईयर्स। ख़ासतौर पर विजुअली भी हम देख सकते हैं कि वहाँ क्या हालात है। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे, कुछ अपडेट्स होंगी तो आपको देंगे, लेकिन मूविंग ऑन टू द अदर बिग स्टोरी ऑफ टुडे कि आज क्या होने वाला है। हमने आपको बताना यह है कि इमरान खान के सख्त बयानात देखें, PDM के तेवर देखें, या सदर साहब की इदारों को किरदार अदा करने की फरमाइशें। सुप्रीम कोर्ट में आज सिर्फ पंजाब की वजारत आला का मामला तय नहीं होना, बल्कि हुकूमती और रियासती निज़ाम को किन उसूलों पर चलाना है इसका भी तयन होना है। तारीखी और अदालती लिहाज से ये एक बड़ा अहम दिन है, और ये सब शुरू हुआ जुमे को जब पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर ने पोलिंग मुकम्मल होने के बाद काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का ख़त लहराकर ऐवान को बताया कि चौधरी साहब ने काफ लीग के 10 अरकान असम्बली को हमजा शहबाज के लिए वोट देने की हिदायत की है, जबकि उन अरकान ने वोट पर परवेज़ इलाही पर मोहर लगाई थी, जिनका खुद काफ लीग से ताल्लुक़ था और वो PTI के उम्मीदवार थे। यूँ डेप्यूटी स्पीकर ने वो वोट मुस्तरद कर दिए। हमजा शहबाज दोबारा पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए, लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। परवेज़ इलाही और PTI डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत की। अदालत ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ समाअत के दौरान हमजा शहबाज को बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला पंजाब काम जारी रखने का हुक्म दिया। BS स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्या ओहदा होता है, ये क्या टाइटल है।
और इसकी आइन में क्या गुंजाइश है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त को काबिल समाअत करार देकर तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिसकी आपको पता ही है कि मज़ीद समाअत जो होगी वो आज होगी। और आपको ये भी बताएं कि बहुत सी और डेवलपमेंट्स हैं। तमाम तर जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिसकी मज़ीद समाअत आज होगी। और उधर पंजाब की 37 रुकना काबीना ने हल्फ भी उठा लिया, मतलब उधर वो ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर हैं और इधर हल्फ भी उठा लिया है। सो ओथ टेकिंग जो है वो हो गई है हुक्मरान इत्तेहाद का। इस केस पर अपना एक मौक़िफ़ है और वो क्या है वो ज़रा आप सुन लें। जज साहिबान का काम हक़ाइक़ सुनने के बाद फैसले देना है। अगर वो इस तरह के कमेंट्स देंगे तो फिर उनकी ज़ात के बारे में न्यूट्रलिटी का तस्वर शेक हो जाएगा या वो धुंधला पड़ जाएगा, जो कि ना उनके लिए बेहतर है, ना उस इदारे के लिए बेहतर है, ना मुल्क के लिए बेहतर है। हमें मजबूर कर दिया है और अब हमने ये ठान ली है कि नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अपना हक जो आईने पाकिस्तान ने दिया है वो लेंगे। वो पहले अपने बोए हुए कांटे जो हैं उनको चुने, पहले इस चीज का एहसास करें कि हमने गलत किया, कौम से माफी मांगना होगी। उसके बाद कोई कौमी मफाद की बात करे। हमने तो काम ही ये किया है, इलेक्शन लड़े भी हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं, किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। और हुकूमत इत्तेहाद ने सिर्फ बयानात की हद तक दबाव नहीं डाला, बल्कि यह ऐलान भी किया है कि फुल कोर्ट बनाने के लिए वो आज पिटीशन भी दायर करेंगे। इसीलिए हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये केस जो इस वक्त 3 रुकनी बेंच के ज़ेर समाअत है, ये सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारा मुत्तफ़क़ा मुतालबा, पूरे हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा है। और सिर्फ 3 हज़रात पर बहस हो रही है। ऐसे फैसले फिर आम माहौल में लोगों का जहन कबूल नहीं करता। और आपको बता दें कि आज 10:30 बजे हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर रखा है और यही कहा सुनने में आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उन्होंने डिस्कस करनी है, उसमें बतानी है। और जिसके बाद सब सुप्रीम कोर्ट जाकर पिटीशन जमा कराने का इरादा भी रखते हैं। और इसके साथ बार एसोसिएशन के 5 साबिक सदर जो हैं उन्होंने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुश्तरका मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से भी यही बात दोहराई गई है। एक्चुअली जो फोरम हैं उनका सारों का ही ऑलमोस्ट ये कहना है कि बेंच जो है वो फुल बेंच होना चाहिए। ये भी आपको बताएं कि उधर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मकबूल बाकर ने भी इस मामले पर अपना मौक़िफ़ दे दिया है और उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम नहीं है। उन्होंने ये भी शुबा जाहिर किया है कि आइन को रीराइट करने की तबाहकारी जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़े स्ट्रॉन्ग उनकी ये ओपिनियंस हैं। बतौर रिटायर्ड सीनियर जज मकबूल बाकर के खदशात मानी रखते हैं। मामला जो रुख इख्तियार कर रहे हैं, हकीकतन अब ये सिर्फ हमजा शहबाज की वजारत आला का मसला नहीं है। इस केस का फैसला इदारों की हुदूद व क़यूद का तयन भी करेगा। इसी पे बात करते हैं पार्लिमानी उमूर पर नजर रखने वाले इदारे पिलजात के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। अब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की वजारत आला से मुताल्लिक जो केस है, इस पर आपकी बड़ी वाज़ेह राय सामने आ चुकी है। एक चीज़ आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर मुस्लिम लीग काफ के वोट तस्लीम करके परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया जाए तो उसके बाद भी बतौर पार्टी सदर क्या चौधरी शुजात के पास इख्तियार है कि वो अपने मेंबरान असम्बली को डी सीट करवा सकें? जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में अदालती मामला रहेगा, इसलिए कि इसके ऊपर बहुत इन्हसार इस बात का है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और उसमें उसके सरबराह के क्या इख्तियारात हैं। अगर ये तमाम इख्तियारात फैसला करने के कि किस पार्टी को वोट देना है, पार्लिमानी पार्टी तफवीज़ कर चुकी है अपने सरबराह को, तो फिर ज़ाहिर है सरबराह का फ़ैसला ही आखिरी होगा। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन अभी पब्लिक नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास उसकी एक कापी मौजूद होती है, तो मेरे ख्याल में उसी पे डिपेंड करेगा कि फिर सदर के पास किस किस्म के इख्तियारात हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। काफ लीग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है,
वो भी इस बात का तयन कर सकता है। एब्सोल्युटली, वो डिसाइड करेगा कि कौन किसके पास ये हक है, राइट है कि वो डिक्टेट करे क्या होना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत वाला ये मामला अब कहीं आगे जा चुका है और बात सियासी इशू में अदलिया और दीगर इदारों के किरदार पर एक बड़ी बहस तक पहुंच चुकी है। तो आप खुद भी इस पर ऑब्वियसली बात करते रहे हैं। क्या आपकी नज़र में ये वक्त आ गया है कि सब फरीक जो हैं वो बैठ कर, वैसे तो ये टाइम बहुत पहले भी होना चाहिए था, ये बात हो जानी चाहिए थी, तो सारे बैठ कर ये तय कर ले कि किसका क्या किरदार है? तो मेरे ख्याल में यस, जो डायलॉग है और एक दूसरे से बातचीत है वो जारी रहनी चाहिए, एक दूसरे से कुट्टी करके नहीं बैठना चाहिए। लेकिन तमाम लोग इकट्ठे बैठ के कोई बड़ा फैसला कर लेंगे कभी, ये मुमकिन नहीं है। ये सियासतदानों का काम है। उसमें भी मुसीबत यह है कि जो हिज़्ब इक़्तिदार है और हिज़्ब इख्तिलाफ है वो आपस में बात नहीं करती। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि इसमें एक दूसरे के साथ मशवरा करें, वहाँ भी माजी में ऐसा नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की तकर्री का मामला हो, नैब के चेयरमैन का मामला हो, उसमें भी साबिक वज़ीर आज़म और हिज़्ब इख्तिलाफ आपस में बातचीत करने के रवादार नहीं थे। तो ये मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। सियासतदानों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए और अफ़हाम व तफ़हीम से आगे बढ़ना चाहिए। मुखालफत को आप दुश्मनी तक नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन ये कि अदलिया, फ़ौज, इलेक्शन कमीशन, सियासतदान, ठीक है, मुख्तलिफ तज्ज़िये भी सामने आ रहे हैं और मुख्तलिफ आरा भी सामने आती हैं। तो एक राय मैंने पढ़ी और बड़ी इंटरेस्टिंग राय थी कि अगर सदर जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट हासिल करने का कह देते हैं तो क्या जो अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 अरकान कौमी असम्बली, मुनहरिफ कह लें या जो भी कह लें, वो पार्लिमानी पार्टी के सरबराह यानी राजा रियाज की बात मानेंगे या फिर इमरान खान साहब पार्टी सरबराह की बात मानेंगे? ये देखिए ट्विस्ट, यानी हर चीज़ में अब ये कहा जा रहा है कि देख लो सरबराह कौन होता है, पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर होता है। खैर सर, वो क्या होता है, थोड़ी सी हम दूर करते हैं। और माहिर कानून हामिद खान साहब जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। हामिद खान साहब, अब पंजाब की वजारत आला से मुताल्लिक जो केस चल रहा है, अब वो मामला सर्टनली महदूद नहीं रहा है। हुक्मरान इत्तेहाद मुतालबा कर रहा है, बल्कि पिटिशन दायर करने जा रहे हैं आज के इस केस और सुप्रीम कोर्ट बार की 63A से मुताल्लिक नज़रसानी दरख्वास्त पर फुल कोर्ट बनाया जाए। अब यही मुतालबा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबिक सदूर ने भी किया है। आपको लगता है कि मुनासिब वक्त है कि ऐसा हो जाए? मैं समझता हूं कि फुल कोर्ट का जो मुतालबा है वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि पहले भी जो फैसला हुआ है वो 5 जजों के बेंच ने किया था, जिसकी रिव्यू पिटीशन उन्होंने फाइल की हुई है। लिहाजा मुनासिब यही है कि 5 जजेस का बेंच बनना चाहिए, रिव्यू सुनने के लिए भी और कल का केस सुनने के लिए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपने अपना ओपिनियन दिया। ये भी बताइएगा कि 2-4 दिनों में हमने देखा है कि मुल्क के मजमूई मामलात और ख़ास तौर पर सियासी इश्यूज़ में अदलिया के किरदार पर बहुत बात हो रही है, बहुत बहस हो रही है, बल्कि बहुत खुलकर बात हो रही है, उस तरह जिस तरह पहले हमने नहीं देखी। तो आपको लगता है कि एक बार फिर इदारों की हदूद तय करने का वक्त आ गया है, जो भी हो रहा है उसकी वजह से बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसी तरह ही होना चाहिए था? नहीं, देखिए बहुत सारे सुगम होंगे हजारों के मामले में और अदलिया के मामले में बहुत से सुगम हैं, हम बहुत समझते हैं उसको। और वकील होने के नाते से मैंने और मेरे साथ जितने वकला के लीडर्स हैं उनको बार बार आवाज बुलंद करते रहे हैं जहां हम ये देखते हैं कि गलत अदलिया जो है वो गलत रविश पे जा रही है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ तो सीधा सीधा मामला है कि एक पहली जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था, और जो जजमेंट अभी तक फील्ड में है, रिव्यू नहीं हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मेंबर्स हैं जो कि रेजिस्टेंट करते हैं अपनी पार्टी से, उनके वोट नहीं काउंट होने चाहिए। वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उसी पर फैसला होना चाहिए। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मौजूदा केस में ये नहीं हुआ कि वो पार्टी से मुनहरिफ हुए हों, बल्कि उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही ये फैसला किया है, जो कि आइन कहता है कि कमेटी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी फैसला कि किसको वोट देना है। उसने तो फैसला किया परवेज इलाही के हक में। इसलिए यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्टी हेड का आपस में जो है इख्तिलाफ डाला जाए और उसका फायदा उठाया जाए, ये बिल्कुल गलत बात है।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी ने फैसला किया और पार्लिमानी कमेटी के फैसले के पाबंद हैं अरकान। अब ये तय करना, आप कह रहे हैं कि इस पे सवाल उठाया जा रहा है। आपको पता है पीडीएम की तरफ से कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो पार्टी सदर की डायरेक्शंस की पाबंद है। खैर, अब ये बताइएगा, हामिद खान साहब लास्टली के सदर मुमलिकत के बयान पर भी हम चाहेंगे कि आप राय दें। सदर साहब समझते हैं कि अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत तश्कील पानी चाहिए, बिल्कुल पानी चाहिए, लेकिन इस काम में वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार चाहते हैं। तो आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है इस किरदार की? हरगिज़ नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का कोई कहीं जिक्र नहीं। हम समझते हैं जो भी होना है आइन की शिकों के मुताबिक होना है, उससे बाहर या उससे जो इनहराफ करते हुए कोई काम नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत को पता होना चाहिए कि वो आइनी तौर पर सदर हैं और आइन के खिलाफ कोई बात करना उनके अपने ओहदे की जो है खिलाफ वर्जी होगी। लिहाजा बिल्कुल आइन के मुताबिक होनी चाहिए हर चीज। इस हद तक वो दुरुस्त कहते हैं, लेकिन अगर वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होना चाहिए, वो आइन में हमें बता दें कि कहाँ लिखा है कि इन मामलात में या हुकूमतें बनाने गिराने में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार होना चाहिए आइन के तहत। ये गलत बात कर रहे हैं दूसरा हिस्सा जो उन्होंने। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब हमसे बात करने का, और आपने अपना ओपिनियन भी दिया। वैसे अब्दुल्ला, आम सी बात है, मतलब टू अ पर्सन जिसको इतनी शायद नॉलेज ना हो या इतना इंटरेस्ट ना हो, जो सदर होगा किसी पार्टी का, वो ही डिसाइड करेगा ना कि क्या होना है क्या नहीं। मतलब आई एम जस्ट थिंकिंग, अगर खान साहब कोई डिसाइड करें चीज़, जिस तरह आपने अभी एग्जांपल दिया था, और पार्लिमानी कमेटी के जो लीडर हों वो जाके उसको बिल्कुल ऑपोजिट उसकी कोई डायरेक्टिव पे बात कर लें, तो फिर उस सदर का क्या काम? फिर वो सदर की पोस्ट पे क्यों? ये तय होना है। कराची शहर में अभी क्या सूरत हाल है? अगर आप निकलने का सोच रहे हैं तो हम बता देते हैं आपको कि क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली। वैसे तो आज आपको पता ही है पब्लिक हॉलीडे का ऐलान किया गया है, लेकिन अदरवाइज हमारी तरह अगर आपका भी काम ऐसा है कि आपको पहुंचना ही पहुंचना है, तो फिर कमर अली मस्तोई बताएंगे कि इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पे क्या देखते हैं, कहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शाइन कॉम्प्लेक्स से अगर आप टावर की तरफ जाएंगे तो जो ही आगे बढ़ते जाएंगे पानी की सतह जो है वो बढ़ती जा रही है। 3 से 4 फुट कहीं पर पानी है, कहीं पर जो है वह इससे ज़्यादा पानी है। शहरी जो है वो टावर से शाइन कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं, शाइन कॉम्प्लेक्स से टावर की तरफ उन्हें जाना है, वो पैदल चलने पर मजबूर हैं। जो गलती से जो है वो पानी में चला जाता है, उनकी गाड़ियाँ जो है वो बंद हो रही हैं। इस तरफ और हमारे कैमरामैन फादल संग आपको दिखाएंगे कि एक रक्षा जो है वो ख़राब हो गया है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ से यही सूरत हाल है, मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो है यहाँ पर ख़राब हो चुकी, बंद हो चुकी हैं। सिंध असेंबली चौक से अगर आप सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, 3 से 4 फुट पानी है। जो ही आप जो है गवर्नर हाउस की तरफ टर्न करेंगे, वहाँ पर भी सूरत हाल ख़राब है। DHA के मुख्तलिफ जो है वो इलाके जो हैं वो उस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ से इस वक्त तक जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ख़राब सूरत हाल है। कुछ शहरी जो किसी ज़रूरी कामकाज से मजबूरी से घरों से बाहर निकले हुए हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओल्ड सिटी एरिया में ख़राब सूरत हाल के बायस आज मुमकिन तौर पर जो सदर ओल्ड सिटी एरिया की मार्केट्स हैं वो भी जो है वो बंद होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर तक जो है वो तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो अब ज़रा बारिश रुकी है तो निकालने का काम भी शुरू किया गया है पानी के। होपफुली शाम तक या दोपहर तक बहुत से इलाकों में सूरत हाल कुछ देखिए, वो कंसिस्टेंटली जब बारिश हो रही होती है, कोई मौका नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली फिर तो भर ही जाता है सब कुछ। लेकिन अभी कुछ घंटों से बारिश रुकी हुई है, सो होपफुली जिन इलाकों में आप देख रहे थे पानी था वो अब कम हो गया होगा। अभी एक हेडलाइन ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं फिर कुछ ही देर में। अच्छा जी, मानसून क्या ये तूफानी बारिशों से लिटरली तूफान की सी सूरत हाल थी कल कराची में, और एक सियासी तलातुम और एक सियासी तूफान भी है जो पता नहीं कब थमने का नाम लेगा, क्योंकि ये थमेगा तो मुल्की मईशत कुछ संभलेगी, और मुल्की मईशत कुछ संभलेगी तो फिर रुपए की कदर भी कुछ बेहतर होगी और हम सब की ज़िंदगियाँ कुछ शायद आसान हो सके। जो अभी बड़ी मुश्किल में है, ये सारी उम्मीद की सूरत हाल है। लेकिन अभी तो हमारे सामने ये कहते हैं ना, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा एक और दरिया का सामने, मैंने सारा गड़बड़ कर दिया, बिल्कुल गालिब के शेर की तरह। आगे चले जाओ, जो गालिब का था भी नहीं। बिल्कुल, प्लीज डोंट डू दैट। ये गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलती तो आपको पता ही है कल किसने की है। लेकिन इस वक्त हमने बात करनी है और ज़रा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल एक हमारा तो वन आफ्टर द अदर आ ही रहा होता है, तो इसको ज़रा जो प्रेजेंट है इसको समझेंगे। हामिद मीर साहब इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद एंड मुनीफ फारूक इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। अच्छा जी, हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, हमें ज़रा बदली हुई सी PDM नज़र आती है, बदले बदले से उनके अंदाज नजर आते हैं। सो कोई फ़ायदा होगा? इज़ इट टू लेट इन द डे मुस्लिम लीग नून और PDM के लिए जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, और
इसका कोई सियासी फ़ायदा नज़र आता है आपको इन्हें होता हुआ? अब्दुल्ला और हुमा, सबसे पहले तो मैं आप समेत कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों के वो लोग जो बारिश की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, आप सबके साथ मैं इज़हार यकजहती करता हूँ, क्योंकि हमारा भी तकरीबन यही हाल है। और मैंने तो सुना कि आप तैर के आए हैं, हुमा कैसे आई? जी, कुछ ऐसा ही सिचुएशन है हमारी। नहीं जी, चप्पू वाली बोट थी, हमें किसी ने मोटर बोट नहीं भेजी। अच्छा, ये जो आपका सवाल है ना, सियासी तलातुम की इस्तिलाह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी और एएनपी, ये तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसमें मुस्लिम लीग नून है, जेयूआई और जमातें हैं। पीपल्स पार्टी इज़ नॉट पार्ट ऑफ पीडीएम, एएनपी इज़ नॉट पार्ट ऑफ पीडीएम। अब मसला ये है कि ये लोग जो हैं, इन्होंने अभी तक पाकिस्तानी कौम को असल कहानी नहीं बताई कि पिछले साल इन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला क्यों किया, और फिर इनकी जो तहरीके अदम एतमाद है, इन्होंने उससे किस किस को छुपा के रखा, किसको बताया, किसको नहीं बताया। फिर इनकी तहरीके अदम एतमाद जब पेश हो गई तो किस किस ने इनको कहा कि इसको वापस लो वरना ये हो जाएगा, वरना ये हो जाएगा। फिर ये कैसे इनकी हुकूमत बन गई, फिर उसके बावजूद इनको किस किस ने कहा कि असम्बलियां तोड़ो और इलेक्शन कराओ। तो अभी तक ये खामोश है। जब तक ये खामोश रहेंगे और पूरी कौम को असल कहानी नहीं बताएंगे तो इमरान खान का बयानिया चलता रहेगा। अब ये इन पे डिपेंड करता है कि इन्होंने इदारों पे तनकीद करनी है या इन्होंने कुछ अफराद को बेनकाब करना है जिनसे शायद ये अभी भी जो है मामला अपने ठीक रखना चाहते हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल, ये अभी तक आप लोगों को पूरी पाकिस्तानी कौम को सिर्फ 10% स्टोरी का पता है। जो ये तहरीक अदम एतमाद कैसे आई, इमरान खान की हुकूमत कैसे हटाई गई। उन्होंने तो बयानिया बना लिया ना गैर मुल्की साजिश का, जिसकी अभी तक वो बुनियाद साबित नहीं कर सके। इनके पास जो कहानी है, इनके पास कहानी ज्यादा खौफनाक है और ज्यादा सनसनीखेज है, लेकिन ये बता नहीं रहे। और जो इमरान खान का नैरेटिव है वो चल रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी कभी थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, फिर उनको पीछे से शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब रोक देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब तो ये स्टोरी नहीं बताएंगे, लेकिन बाकी लोगों को बतानी पड़ेगी। और अब ये जो बयानिया इन्होंने नया बनाया है बयानिया, ये इट्स टू लेट, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये बात है कि मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले तक जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के इदारों के बारे में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते थे, फौज और अदलिया पे तनकीद कर रहे थे, तो इन्होंने कौमी असम्बली से एक रेजोल्यूशन पास करवाई थी इमरान खान के रिमार्क्स के खिलाफ। तो अब अगर यही काम ये खुद भी करेंगे तो इनमें और इमरान खान में क्या फर्क रहेगा? एक तो आज हफ्ते भर के गैप के हिसाब से ना मौक़िफ़ तब्दील हो रहे हैं। कभी इमरान खान कुछ कहते हैं, कभी ये। आज ये जो मुतालबा कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, ये मुतालबा इनका जायज है, इनको ये राइट है। लेकिन जब यही जजेस एक और बेंच में शामिल थे और फैसला इनके हक में दे रहे थे तो उस वक्त तो इनको कोई एतराज नहीं था। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसको भी देखना चाहिए कि फैसले इस तरह करे कि उनका एक फैसला जो है वो उनके पिछले फैसले और उससे पिछले फैसले की कंट्राडिक्शन ना बन जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ी देर में ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये तमाम जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी और एएनपी के जो रहनुमा है, ये इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें ये मुतालबा करेंगे कि फुल कोर्ट बनाया जाए, कुछ और भी बातें करेंगे वो। लेकिन एक बात तो है कि जब से इन्होंने डिफाइंस का रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया तो कुछ इनका ख्याल है बैलेंस हो गया। लेकिन मैं ये बात दोबारा करूंगा कि जब तक आप असल कहानी कौम को नहीं बताएंगे कि आपने ये कैसे तरीके अदम एतमाद कामयाब करवाई और इसके पीछे क्या था और कौन कौन आपको रोकता रहा, आपके इत्तेहादियों को, एमक्यूएम को और बीएपी को किसने रोका कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ो। ये बात जब तक ये नहीं बताएंगे तो इमरान खान का बयानिया चलता रहेगा। चलें, वो तो पता नहीं कब बताएंगे भी कि नहीं बताएंगे। जरा आप कानूनी मामला, अच्छा कानूनी मामला में मुनीब एक सवाल जो कि अगर आप सोशल मीडिया भी देखें और लोग बहुत हवाले भी दे रहे हैं पड़ोसी मुल्कों का, वैसे भी अदलिया का दुनिया में कि क्या डिस्कनेक्ट हो गया लाहौर में, पता नहीं मौसम खराब है क्या है जी, पीछे से कुछ एक्चुअली उनके घर से आवाजें भी आ रही थी। खैर एनीवे, अच्छा काफी दिन से डिस्कशन चल रही है। मीर साहब आपसे पूछ लेते हैं, ये फुल बेंच की बात हो रही है तो ये तासुर जो है कि मखसूस बेंच जो है उससे मखसूस फैसले आते हैं, ये
तासुर दुरुस्त है? क्योंकि कुछ हम अगर पढ़ें तो इंडिया के हवाले से भी कुछ आर्टिकल्स हम देख रहे थे कि वहाँ भी कुछ साबका जजेस ने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, वहाँ भी ऐसा तासुर था कि जब कोई इम्पोर्टेंट केसेस आते थे तो कुछ मखसूस जजेस को ही वो केसेस दे दिए जाते थे। तो हमारा भी कुछ यही हाल है? इसमें तो कोई शक नहीं है ना। आप देखें ना कि वो कहानी तो नजर आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5-6 साबिक सदूर जो हैं वो ये कह रहे हैं जी कि आप फुल कोर्ट बनाएं। जस्टिस मकबूल बाकर साहब, जो मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक अपराइट और ऑनेस्ट और बड़े जुर्रतमंद जज हैं, वो अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं। तो वो जब वो जा रहे थे तो उनका जो आखिरी जो उनकी गुफ्तगू थी अपने साथी ब्रदर जजेस के साथ, तो उसमें उन्होंने ये इसी तरह की बातें की थी। वो भी ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। तो इसमें मेरा ख्याल है कि जज साहिबान जो हैं उनको इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। देखिए, अगर एक फ्रीक जो है वो एक जज पे अदम एतमाद कर देता है कि मुझे आप पे एतमाद नहीं है, तो वो जज साहब को चाहिए वो खुद ही छोड़ दें और फुल कोर्ट अगर बनता है तो बनाए। उसमें मेरा ख्याल है कि फुल कोर्ट अगर बन भी जाए तो उससे एक नई रवायत तो कायम होगी, लेकिन ये अगर कोई समझता है कि इससे पीडीएम को और पीपल्स पार्टी को, एएनपी को उनकी मर्जी का कोई फैसला मिल जाएगा, मुझे तो इसमें डाउट नजर आता है। लेकिन मैं उनके इस फैसले को, उनके इस मुतालबे को जायज समझता हूं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि उनका मुतालबा जायज़ है। लेट्स सी क्या होता है। वैसे बहुत से कानूनदान जिनकी राय एज सच इमरान खान साहब और उनके फैसलों के हक़ में नहीं है, उनका भी इस मामले में एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि लिखा हुआ तो पार्लिमानी पार्टी का ही है, पार्लिमानी पार्टी ये फैसला करेगी कि किसको वोट देना है। अब यहाँ पे ये सवाल भी तय होना है कि पार्लिमानी पार्टी क्या पार्टी सदर के डायरेक्टिव्स के खिलाफ फैसला कर सकती है या नहीं। मुस्लिम लीग काफ, अभी हम अहमद बिलाल महबूब साहब से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई मुस्लिम लीग काफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इलेक्शन कमीशन में जमा है, उस पर भी मुनहसर है मामला कि वहाँ क्या लिखा हुआ है कि क्या पार्टी सदर ही ये तय करेगा कि पार्लिमानी पार्टी ने क्या फैसला करना है। ये देखिए, अहमद बिलाल महबूब साहब जो हैं वो पहले तो उनकी 2-3 दिन पहले जो राय थी वो ये थी कि जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब का जो रूलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला फैसला है वो उससे मुताबिकत नहीं रखती। लेकिन फिर जब मुझे भी पता चला और शायद उनको भी पता चल गया कि जो मुस्लिम लीग काफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ और कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के ताहयात सदर हैं और उनको ये राइट हासिल है कि वो पार्लिमानी लीडर को नामजद करेंगे। तो ये 21 जुलाई को, यानी कि जो ये अभी इलेक्शन हुआ चीफ मिनिस्टर का, उससे एक दिन पहले शाम को लाहौर के एक 5 स्टार होटल में मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसमें पार्लिमानी नया लीडर जो है वो साजिद भट्टी साहब को मुंतखब कर लिया गया। तो इसके बारे में चौधरी शुजात साहब का ये कहना है कि उनको बिल्कुल नहीं पता था, और मेरी इत्तला के मुताबिक चौधरी शुजात साहब ने जो लेटर लिखा डिप्टी स्पीकर को वो इसी डेवलपमेंट के बाद लिखा। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि जी शायद आसिफ जरदारी साहब की जो है ना मिन्नत समाजत काम आ गया, ठीक है उसका भी किरदार होगा, लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि 2 चीजें बड़ी अहम थी। पहली बात ये थी कि चौधरी शुजात साहब ने बार बार परवेज लाई को और मुनस लाई को कहा कि ये जो चौधरी शुजात हुसैन ने इल्जाम लगाया है कि हमने आसिफ जरदारी से डॉलर ले लिए हैं, तो इस इल्जाम की आप वजाहत करें। उन्होंने कहा जी हम वजाहत कर देंगे। एक तो उसकी वजाहत नहीं की, दूसरा को पता चला कि इन्होंने वजाहत भी नहीं की और एक 5 स्टार होटल में बैठ के नए पार्लियामेंट लीडर का फैसला कर लिया है और मुझे बताया नहीं और मुझसे छुपाया है। तो फिर इन्होंने वो खत भी लिख दिया। तो अब जो मुस्लिम लीग काफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी अगर जब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी तो बात क्लियर हो जाएगी। चलें, लेट्स सी बात करें। मुनीब से जान लेते हैं यही वाला कानूनी नुक्ता। मुनीब, ये पार्लिमानी पार्टी, पार्टी सदर, ये एक बहस चल रही है, बाज़ लोगों की कुछ आ रहा है, बाज़ लोगों की कुछ आ रहा है। अब आपकी नज़र में, अभी हम हामिद खान साहब से बात कर रहे थे, वो कहते हैं जी नहीं, पार्लिमानी पार्टी ने जो फैसला करना है वही फैसला होगा और उनके हिसाब से, उनकी राय में ये जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी गलत थी। आपने भी मुख्तलिफ कानूनदानों से बात की है, ज़्यादातर लोगों की क्या राय है इस रूलिंग को लेकर और सुप्रीम कोर्ट का जो इससे पहले का डिसीजन है जिसकी बेसिस पे ये फैसला किया गया? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, जो प्रॉब्लम है वो सुप्रीम कोर्ट के जो की तरफ से जो फैसला आया 63A का, उसके अंदर तो है ही है। जारी बात है,
मैं खुद भी नहीं उससे एग्री करता, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, और बहुत से मुल्क के जो कानूनदान हैं उन्होंने भी उससे एग्री नहीं किया, और ऐसा जिस तरह की तशरीह की गई वो होनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम उससे भी पीछे चला जाता है। प्रॉब्लम इसलिए उससे पीछे चला जाता है कि जब आपने किसी को पार्टी सदारत से उतारना हो, यानी 2018 का फैसला हो, अब मेरी जो राय बनी हुई है इसके ऊपर वो मैंने खुद घर बैठ के नहीं बनाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ज़हन में रखते हुए उनको पढ़ने के बाद ही वो राय कायम हुई कि बहुत सी चीज़ों का जो कानून में लिखी जाती हैं, आइन में लिखी जाती हैं, तरीकाकार होता है इंटरप्रिटेशन का। आपको स्पिरिट देखना पड़ता है किसी भी एक कानूनी आर्टिकल का या आइनी आर्टिकल का। अब जहां नवाज शरीफ को उतारना हो पार्टी सदारत से, तो वहां तो जमीन और आसमान के खिलाफे मिला के बताया जाता है कि नाउजुबिल्लाह कोई खुदाई मखलूक होता है पार्टी सदर, और उसके पास क्या इख्तियार होता है, और वो पार्टी का विद इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट उसने सुपरिटेंड करना होता है पार्टी को, और कंट्रोल करना होता है पार्टी को। और जो लॉजिक भी ये है कि जो पार्लिमानी पार्टी है वो किसकी बरोने मिन्नत है, वो पार्टी सदर की बरोने मिन्नत है। वोट उसका नाम का, टिकट उसने देने हैं, पार्टी को इससे किसी को निकालने का इख्तियार उसके पास है। तो कॉमन सेंसिकल बात यह है कि क्या उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने पार्लिमानी पार्टी को डायरेक्शन दे सके। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत से लोग इससे डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन ये ज़हन में रखिए कि जब इतना तजाद हो किसी भी आईनी इदारे का, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अपने ही किए हुए फैसलों का, तो वहां पर बड़ा सीधा साधा ठीक ठाक मसला खड़ा हो जाता है। अभी ये जो बात कुछ देर पहले आमिर मीर साहब फरमा रहे थे कि वो PMLQ के आइन का भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से कोई वकील पेश होता है या वो खुद पेश होते हैं या अदालत के अंदर ये बाकायदा तौर पर बताया जाता है दोस्त मोहम्मद मजारी साहब के वकील की जानिब से कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक एडिड चीज हो सकती है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक आर्ग्यूमेंट जिसके ऊपर डिसएग्रीमेंट आ रहा है वकला का, वो क्या है? वो कहते हैं जी कि नहीं, पार्लिमानी लीडर के पास इख्तियार है। ये एक ऐसी बहस है और ऐसी डिबेट है जिसकी बुनियाद महज 63A की इंटरप्रिटेशन नहीं है। वो तमाम फैसले हैं जो कि इन्हीं मौजूद जज साहिबान ने, जैसे मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला किसने ऑथर किया? साकिब निसार साहब ने, इजाजुल हसन साहब ने और उमर अता बंदियाल साहब ने। आप वो जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको पढ़िए तो सही, आपको पढ़ के पता चलेगा कि उसके अंदर जो तशरीह या जो कुछ लिखा हुआ है पार्टी सदर के कंट्रोल के हवाले से, उसको पढ़ने के बाद तो कोई मेरे ख्याल में 10वीं जमात का तालिब इल्म जिसको कानून की ना भी समझ हो, वो भी कहेगा कि भाई यहाँ तो जो पार्टी सदर है उसके पास बेशुमार इख्तियार है। तो कॉमन सेंस अपनी अप्लाई करें। बहुत सी चीजों को जिस तरह वो अप्लाई कर रहे थे कौमी असेंबली पे, वो वहाँ राजा रियाज कोई भी फैसला कर सकते हैं। फिर बिल्कुल, अगर पार्लिमानी लीडर ही फैसला करेगा। जी मुनीब, मैं गुजारिश ये है कि आप इसको थोड़ा पीछे ले जाइए कि जिस बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, जिसको आज बहुत से मुल्क के आईनी माहिर कहते हैं कि वो गलत किया, वो जो 25 मुनर्रिफ अराकीन थे उनको गलत डिसीट किया, वो तो पार्लिमानी पार्टी के मियां बैलान का आर्गूमेंट क्या था कि पार्लिमानी पार्टी की कोई डायरेक्शन नहीं थी, वहां उलट था। उन्होंने कहा नहीं, ये देखिए लेटर हेड आया हुआ है, यहाँ तो पार्टी सदर ने कहा हुआ है। तो ये दो चीजें ऐसी नहीं चल सकती। या सुप्रीम कोर्ट अगर उस अपील की समाअत करे और उस फैसले को कलअदम करार दे जो कि इलेक्शन कमीशन ने किया था, तो ये आज की कार्रवाई, ये दूसरा इलेक्शन सब इन्फ्रक्चुअस हो जाएगा। हमजा शहबाज 197 वोटों के साथ दोबारा वज़ीर आला के तौर पर वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये जो डायकॉटमी है, ये किसने दूर करनी है? ये मैंने और आपने तो दूर करनी नहीं है, हामिद मीर साहब ने तो दूर करनी नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है कि जो इनहेरेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट से निकला है, उनके फैसलों से निकला है। और ये भी जो अभी आपने बात की, आप सोच सकते हैं कि किसी स्टेज पे अगर मियां महमूद रशीद पंजाब में पार्लिमानी लीडर हों और वो कहें कि अच्छा जी मैंने फैसला कर लिया है कि हम इन मामलात पे, इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का हो रहा है, हम सारे जी फैसला देते हैं, हम देते हैं हमजा शहबाज को या किसी और कैंडिडेट को वोट, उस्मान बुज़दार को नहीं देते, किसी और को दे देते। तो क्या इमरान खान साहब ने यही आर्गुमेंट पेश करना था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था भैया वो तो हमें पता ही है कि उन्होंने क्या आर्गुमेंट पेश करना था। जी मीर साहब, आपसे भी पूछ लें कि ये सदर मुमलिकत की भी जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने भी ये कहा है कि अवामी उमंगों के मुताबिक हुकूमत जो है वो तश्कील पानी चाहिए और इस काम के लिए इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी चाहते हैं। तो क्या आइन में इस किरदार की गुंजाइश है? मतलब कैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी? देखिए, ये बहस काफी दिनों से चल रही है और मुझे तवक्को नहीं थी कि आरिफ अलवी साहब जैसा मोतबर और समझदार आदमी ये बात करेगा। ये बात तो दुरुस्त है
कि पाकिस्तान में हुकूमत जो है वो अवामी उमंगों के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप उसमें बयान में ये कह रहे हैं कि मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट इसमें किरदार अदा करे। तो मीडिया के पास कौन सा आईनी किरदार है? मीडिया के पास तो कोई आईनी किरदार नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की एक हिस्ट्री है कि इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान की फौज जो है उसने कोई ना कोई किरदार अदा किया है और करती रही है, और उसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब सदर ममलकत जो कि कमांडर सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान की अफवाज का, वो पाकिस्तान की अफवाज को ये कह रहा है कि आप आइन के आर्टिकल 243 की खिलाफ वर्जी करें और एक नई हुकूमत की तश्कील में किरदार अदा करें, तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है और मुझे कतन इसकी तवक्को नहीं थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नया इलेक्शन होना चाहिए या जी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठे और जनाब को फौज जो है वो सॉफ्ट इंटरवेंशन करे, बिल्कुल गैर आईनी बात है। कोई काम नहीं है फौज का। आर्टिकल 243 के तहत फौज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट इदारा है, और आर्टिकल 244 के तहत हर फौजी अफसर और जवान जो हलफ उठाता है, आईन पाकिस्तान से वफादारी का हलफ उठाता है, उसमें वो ये भी कहता है कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा। अनफॉर्चुनेटली जब तहरीक अदम-ए-इत्माद आ गई मार्च 2022 में, तो इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम आर्मी चीफ को और DGISI को बुलाकर ये कहा कि जाएं आप अपोजिशन जमातों से जाके बात करें और उनसे कहें कि अगर आप नए इलेक्शन पे राजी हो जाते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, तो आर्मी चीफ और DGISI जो है ये शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी और बाकी जो लोग हैं इनके पास आए, और मुझे वो बिल्कुल वो रात याद है। और इन्होंने आगे कहा जी कि हम आपके पास आए हैं प्राइम मिनिस्टर का पैगाम लेके कि आप लोग तहरीक अदम-ए-इत्माद वापस ले लें। तो इन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि ये तो आपका काम नहीं है, आप तो हमें कह रहे थे आप न्यूट्रल हैं, तो आप ये पैगाम लेके क्यों आए हैं? तो इन्होंने उस रात के और भी किस्से मीर साहब के कौन तकरीबन मान गया था और कौन खड़ा रहा था, ये भी आपसे बात हुई। उसके बाद कहानी वहीं पे खत्म नहीं ना होती, क्योंकि सारी कहानी मैंने तो नहीं ना सुनानी। तो इन्होंने कहा जी हम सिर्फ मैसेंजर हैं। तो ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन है ये इमरान खान साहब ने शुरू की थी, सॉफ्ट इंटरवेंशन, और इन्होंने उनकी बात नहीं मानी। उसके बाद दोबारा सिर्फ आसिफ जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को दोबारा फिर बुलाया गया और कहा गया कि जी आप तहरीक अदम-ए-इत्माद वापस लें, और उन्होंने वापस नहीं ली। और फिर जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म बन गए, फिर उसके बाद भी बहुत सी फरमाइशें उनसे की जाती रही। तो ये जो सॉफ्ट इंटरवेंशन है ये गैर आईनी है, और इसकी बुनियादी जड़ जो है, वजह कि ये सॉफ्ट इंटरवेंशन क्यों खत्म नहीं हो रही, इसकी वजह यह है कि जब नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बहाना बना के आर्टिकल 6 के मुजरम परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा। फिर इमरान खान साहब वजीर आज़म बने, और जब एक स्पेशल कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया तो इमरान खान की हुकूमत के वजीर कानून और बाकी मुजरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस फैसले का मजाक उड़ाया। और अब दोबारा नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी वो परवेज मुशर्रफ बड़ा बीमार है, वो पाकिस्तान वापस आ जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ये जो लोग हैं, हमारे बड़े बड़े जो लीडर हैं, ये आइन के खिलाफ फैसले करते हैं, आइन को समझते नहीं। और अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि आप आए और अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है नई हुकूमत बनवाएं। ये बिल्कुल गैर आइनी काम है, और पाकिस्तान के किसी जी शऊर और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले शख्स को पाकिस्तान की फौज के सॉफ्ट या हॉट इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स पे बिल्कुल एग्री नहीं करना चाहिए। अगर ये टर्मिनोलॉजी भी जी एनलाइटेंड मॉडरेशन हो, या अगर आप ये एग्री करेंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इंटरवेंशन इज इंटरवेंशन, सॉफ्ट हो या हॉट हो, जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा मुनीब, फाइनली ये भी बता दें कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो ऑब्वियसली डिमांडिंग फॉर अ फुल बेंच, तो एक तो ये कितना जायज़ मुतालबा है, और दूसरा अगर अदालत जो है इत्तेहादियों की दरख्वास्त मुस्तरद कर देती है तो वैसे क्यों करेगी मुस्तरद, उनके पास क्या जवाब होगा मुस्तरद करने का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास, चीफ जस्टिस के पास लामहदूद इख्तियार होता है। अब जो कॉमन प्रैक्टिस है वो तो ये है कि जब किसी जज के ऊपर एतराज़ कर दिया जाता है, कम से कम ये हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर ऑब्जर्व भी किया गया, देखा भी है, तो अगर किसी जज के ऊपर एतराज़ किया जाता है कि जी आप इस बेंच का हिस्सा ना बने या हमें आप पर एतबार नहीं, बड़े बड़े सीनियर वकला ने ये काम किया है, तो वो जज खुद को रिक्यूज कर लेता है उस बेंच से, और वो यही कहते हैं कि ठीक है जी हम तो प्रोफेशनल जजेस हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी केस सुने या ना सुने। लेकिन मसला ये है कि जब वाकई इस तरह एक ही बेंच रिपीट होगा और ख़ास तौर पर ऐसे फैसले या ऐसे मामला जिनकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं वो होंगी सामने, तो जारी बात है फिर एक इशू बनेगा, लोग सवाल उठाएंगे।
फुल कोर्ट बनाना कोई नाजायज मुतालबा नहीं है, लेकिन इख्तियार चीफ जस्टिस साहब के पास है। आज वो इसको अक्सर मुस्तरद करके बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं उसी बेंच के साथ, और फिर वो ये भी कर सकते हैं कि वो आज ही कहें कि हम एक फुल कोर्ट बना देते हैं। लेकिन जो ये तमाम इत्तेहादी जमातें चाह रही हैं कि ये एक फुल कोर्ट बन जाए और ये तमाम चीज़ें क्लब हो जाएं, वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन इस तरह कर सकती है। लेकिन डिमांड बिल्कुल जायज़ है कि जब किसी जज के ऊपर एतराज़ हो तो वो फौरी तौर पर खुद को रिक्यूज करे, और नेचुरल जस्टिस भी ये कहती है कि जज साहिबान जो है उनको इस चीज से बुलंद होना चाहिए, और खास तौर पर ऐसे मामला जिनके अंदर ये प्रॉब्लम हो तो जज साहिबान को बड़ा एहतियात से ट्रीट करना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है आज। बहुत शुक्रिया आपका मुनीफ फारूक, बहुत शुक्रिया मीर साहब। आपके यहाँ भी बारिश हो रही है, आप जरा पानी शानी निकालें, वहाँ भी सुना है बाद सेक्टर हैं इस्लामाबाद के जो मुतासर होते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेट्स सी क्या होता है आज। बहुत से मामलात हो सकता है वाज़ेह हो जाएं या भी हो सकता है और टाइम लगे वजाहत आने में,